हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न रितु में। तो सब सीटेट की नोटिफिकेशन के वेटिंग में है, तो भाई उसकी वेटिंग में तो रहना ही रहना है, लेकिन अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से रखनी है, वो पूरी खिंच के करनी है तैयारी। ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आए और आप यूँ सोचो कि कौन सा प्रीवियस ईयर करूँ, प्रैक्टिस सेट करूँ या कौन सी बुक पढूँ, कौन सी बुक बेटर रहेगी, है ना। फिर ये सोचो, तो इससे बेटर है कि अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से रखिए। नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है, दिसंबर में एग्जाम होना है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए भी आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी एसएसटी की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है। एसएसटी हिस्ट्री की 6 क्लास की 5 टॉपिक हम कर चुके हैं। अगर वो वाली क्लासेस आपने नहीं लिए तो पहले वो क्लासेस लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास लेना। तो आज हमारा 6 चैप्टर है। और अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट, एस टेट रेट लेवल 2 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी जो है कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी आईएएस, तो आपके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। तो एसएसटी में वही हिस्ट्री का हमारा 6 चैप्टर है, ये रहा आपका। और हम आज 6 चैप्टर जो हमारा है मौर्य साम्राज्य। अब साम्राज्य क्या होता है, कैसे बना साम्राज्य का विकास, कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पिछली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यही हमने किया था स्टार्टिंग में, ये गांव कैसे बने, शहर कैसे बने, साम्राज्य कैसे बना, तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं, ग्राम कैसे बने, है ना। तो ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य यानी कि जो साम्राज्य के जो राजा हुए, उनकी रणनीतियां कैसे थी, कैसे उनका साम्राज्य बढ़ा, तो वो सब हम करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही, भारत का बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहा है, बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहा है। और इसमें हम पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास जो है, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चूंकि इनका ही शिष्य था, इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका अशोक महान, उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में मौर्य युगीन जो संस्कृति थी, उस टाइम कैसे उनका साम्राज्य रहा, क्या उनका जो है रीति रिवाज थे, क्या उनका जीवनचर्या थी, उसके बारे में हम करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 6 मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मौर्य इतिहास के स्रोत यानी कि साधन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेनली इसमें क्या है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, मौर्य युगीन जो संस्कृति है उसके बारे में। पीछे के जो 5 चैप्टर है वो हम कर चुके हैं। तो ये यहाँ छोटी सी स्टोरी है भाई। जैसे कि ये लड़का कहता है कि भाई इसके पापा जी जो है इसको 50 रुपये का नोट देते हैं गुल्लक में डालने के लिए। तो ये देख के उस चिन्ह जो होता है हमारे नोट पे, तो उसको देख के बोलता है, पापा जी ये चिन्ह क्या है, ये क्या चीज़ है? तो इसका पापा कहता है कि भाई ये राष्ट्रीय चिन्ह है। तो फिर इसको ये बताता है कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको डिटेल से समझाता है। ओके। तो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हमें भी बच्चों को कल को पढ़ाना है, आपने भी कल को पढ़ाना है, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही टीच करना है। जब आप लेसन को स्टार्ट करोगे तो सीधा ये नहीं है कि हाँ बेसिक चैप्टर निकालो, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे और रीडिंग स्टार्ट करा दी, नहीं ऐसे नहीं करना। उनको पहले इनके प्रीवियस जो नॉलेज है वो चेक करनी है, फिर उनको धीरे धीरे टॉपिक पे लाना है। ओके। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ पहले पीछे वाली क्लासेस लीजिए, क्योंकि अगर आपने 5 चैप्टर नहीं किए तो 6 करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो बुक्स हैं वो भी इस तरह से जैसे बच्चों के लिए होता है कि इजी टू हार्ड, तो आपके लिए भी इजी रहेगा। सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, पहले आप 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर 7th की, फिर 8th की, तो आपके लिए भी इजी रहेगा। और वो जो नॉलेज आप गेन करोगे वो भी साथ साथ आपकी होती रहेगी। ओके। तो हमारा चैप्टर क्या है, ये सबसे पहले तो बता देते हैं आपको। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष है, सारनाथ स्तंभ का शीर्ष, जहाँ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसके बीच में चक्र है, आप देख सकते हो। इसके बीच में एक चक्र दिखाई दे रहा है और 4 सिंह, ये जो है ये 3 हमें दिख रहे हैं, एक उस साइड है तो वो हमें दिख नहीं रहा। तो ये 4 सिंह जो है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं उनकी तरफ इन्होंने मुंह कर रखा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी दिखने में सिर्फ ठीक है एक राष्ट्रीय चिन्ह है, बट इसके बारे में आपको एकदम डिटेल से पता होना चाहिए। अगर आप चाहे चाहे लेवल 2 की कर रहे हो, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ये तो एक जीके समझ लो आप, कॉमन चीज़ें हैं। तो और ठीक है। और
तो इसका क्या मतलब था, जो चार शेर है उनका क्या मतलब था कि जो सम्राट अशोक है उसका चारों दिशाओं में, यानी कि चारों दिशाओं में उसके राज्य के और उसके धर्म प्रचार की सूचना मिलती है, इसका ये अर्थ था, इसलिए ये चार शेर बनाए गए थे। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं साम्राज्य क्या होता है। तो साम्राज्य तो हम पढ़ चुके हैं। मौर्य साम्राज्य, साम्राज्य एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है। साम्राज्य को हम बहुत मतलब इतना एक्सप्लेन करके हम कर चुके हैं कि भी उसे और ज़्यादा हमें पढ़ने की नीड ही नहीं है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में हमने किया उत्तर वैदिक काल का, तो इन सब में कि कैसे राज्य बनता है, कैसे साम्राज्य बनता है, कैसे उनका विकास हुआ, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, तो कैसे ये सब आई, ये हम कर चुके हैं। विशाल क्षेत्र होता है जहाँ सम्राट के पास समस्त अधिकार होते हैं, इनकी राज्य का जो अधिकार होता है वो सम्राट के पास होते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र एक ही राजनीतिक इकाई का अंग होता है, क्योंकि राजा एक ही होता है भाई, एक इंसान के हाथ में शक्ति होती है, किसी एक राजा या उसके अधीन कुछ अधिपतियों द्वारा साझेदारी में संभाला जाता है। अब वो एक अकेला भी सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको कुछ अपने रखने भी पड़ते हैं, पदाधिकारी रखने पड़ते हैं, ओके, मंत्री रखने पड़ते हैं। तो इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत रखना होता है, क्योंकि उनकी शक्तियों का अलग अलग बंटवारा नहीं होता कि भाई यहाँ वो बाप खुद राज कर रहा है, कहीं और बेटे को रख दिया, कहीं बीवी को रख दिया, कहीं बेटी को रख दिया, ऐसा नहीं है, एक ही राजा होता है। स्वराज्य छोटे समय के अंतराल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्वराज्य जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, जो वंश है लंबे टाइम तक चलेगा। बहुत सारे वंश ऐसे आए हैं बहुत कम समय के लिए चले हैं, अच्छा विस्तार हुआ बट फिर भी पतन हो गया, परंतु सामान्यतः यह पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों तक चलता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों तक चलता है। तो ये है आपका सारनाथ स्तंभ, स्तंभ का जो शीर्ष है सिर्फ वो है, शीर्ष है। तो यहाँ क्या है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, नेशनल सिंबल, सिंबल हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। यह सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है, ये स्तंभ लेख है और वहां से ये लिया गया है। इसके फलक पर चारों सिंह यानी कि चार शेर है, चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। इनसे सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में राज्य तथा धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। क्लियर। आगे क्या है कि अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। अशोक जो है, राजा अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे, इसीलिए इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आप आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में। अब बात करते हैं कि मौर्य इतिहास के स्रोत, यानी कि हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से हमें पता लगता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ पुरातात्विक स्रोत की, कि पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं, मोहनजोदड़ो के मिले हैं, ठीक वैसे ही कि पुरातात्विक स्रोत कैसे हैं, कैसे पता चलता है। तो एक तो है अशोक के अभिलेख, जो अशोक का सारनाथ स्तंभ का शीर्ष है उससे पता चलता है। अशोक के जो अभिलेख है, अभिलेख से ही तो ये जो सारनाथ का स्तंभ है वो लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ का जो किला है, इनके रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे पता चलता है कि हाँ भी राजा अशोक नाम का कोई सम्राट था और उसका शासन था और ऐसे ऐसे इस टाइप से साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था। ठीक है। साहित्यक की अगर बात करें भी कौन से लेख लिखे गए हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मेन जो चीज़ इसकी है, देशी की हम बात करें हमारे देश की, तो देशी की अगर हम बात करें तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जिसने इकोनॉमिक्स लिए उसको तो भाई बहुत अच्छे से पता होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक सीरियल भी आता था कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य का, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं है क्या था उसका। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये लेख थी। सोमदेवकृत कथाश्रित सागर, तो ये भी लेख था। ठीक है। आगे है शिमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी पुराण। ये 5 चीजें जो है उनसे पता लगता है कि भी हाँ मौर्य साम्राज्य था। ओके। आगे है विदेशी की अगर हम बात करें तो मैगजीन्स की जो इंडिका है उससे पता लगता है, उसमें इसका वर्णन है। और अन्य बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथों से पता लगता है, जो से दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इनमें इस राज्य का, इस मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ, इन दो में, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व,
तो ये इनके ग्रंथ थे, इनकी बौद्ध ग्रंथ के ये कुछ लेख हैं और ये कुछ जैन ग्रंथ के हैं जिनमें मौर्य वंश का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो कितना क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कि भाई भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा रहा है। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, तो ईसा वाली बात, ईसा पूर्व क्या होता है, ई पू जो ये लिखा होता है ईसा पूर्व क्या होता है, या BC क्या होता है, AD क्या होता है, वो हमने फर्स्ट ही चैप्टर में किया था, बहुत अच्छे से किया था। तो यहाँ भी थोड़ा सा देख लो क्योंकि चीज़ें रिमाइंड हो जानी चाहिए। तो ईसा मसीह के जन्म यानी कि अर्थात 1 ईस्वी से पूर्व का समय, ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले का समय तो मानते हैं ईसा पूर्व, उसके पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व का समय मानते हैं। क्लियर। तो मौर्य साम्राज्य जो है सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, पॉइंट नोट कर लेना ये। चंद्रगुप्त ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, तो ये चीज भी नोट कर लेना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 322 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य जो साम्राज्य है भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था और इस साम्राज्य का जो अस्तित्व है मौर्य वंश के कई योग्य उत्तराधिकारियों के बल पर लगभग 184 ईसा पूर्व तक बना रहा, यानी कि 322 ईसा पूर्व से लेके आपका 184 ईसा पूर्व तक ये आपका रहा है। ठीक है, इतने टाइम तक ये आपका रहा, काफी लंबा टाइम चला और योग्य उत्तराधिकारी। फिर आगे है कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ये बहुत ही नॉलेज वाला है। इंस्टा पे भी अगर आप देखोगे या ऐसे बहुत सारी ऐप होती है हेलो पे और भी बहुत सारी शेयर चैट पे, तो कौटिल्य के बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कुछ लोग तो क्या है इस टाइप से होते हैं, कुछ भी बना देंगे, मतलब थॉट वगैरह लिख देंगे अपनी जो उनके मन में आए उस टाइप से लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे कौटिल्य की कलम से या चाणक्य की कलम से। तो कुछ इस टाइप से मेमेज भी आते हैं। तो कुछ तो बात थी ना इनमें, कुछ तो खास था, तभी इनकी बात ऐसे पत्थर की लगी थी। पढ़ना जरूर इनके बारे में अगर आपको टाइम मिले तो। कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। ये है भी कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओके, वह इतिहास में विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। मैन इनका नाम चाणक्य और कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी लिया जाता है बट कम। वह तक्षशिला में पैदा हुआ, यहीं उसने शिक्षा ग्रहण की और इसी शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य बना, यानी कि यहीं तो शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं क्या बना? आचार्य बन गया, प्रमुख आचार्य बन गया। ओके, आगे है एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उसे अपमानित किया था। इस कारण क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने यानी कि नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली थी और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कौटिल्य का काल्पनिक चित्र है। क्लियर। यानी कि भाई जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वहीं वो प्रमुख आचार्य बन गए थे और राजा नंद वंश भी चला था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में। ठीक है, तो उसके उनको उन्होंने अपमानित किया, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कौटिल्य ने कि भी इस वंश को ही खत्म कर देना है। सोच भी देखो कितनी बड़ी है, आदमी को नहीं मतलब वंश को ही खत्म कर देना है। और ये है कौटिल्य की अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो। राजनीति पर आधारित यह पुस्तक मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राजनीतिक पर आधारित है ये, क्योंकि देखो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर इसने उसको खत्म करने की योजना बनाई है, उस वंश को खत्म करने, तो राजनीतिक उस टाइप से ही था ना, इनके विचार होंगे उस टाइप से उन्होंने लेख लिखा होगा। पुरुषार्थ के अन्य तीनों अंग अर्थ पर ही आश्रित माने गए हैं। अर्थ की व्याख्या जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। इसका स्रोत संपूर्ण धरती और उस पर निवास करने वाले लोग बताए गए हैं। और आगे क्या बताया इन्होंने कि अर्थशास्त्र धरती को अर्जित करने तथा उसे सुरक्षित रखने के साधनों की विवेचना करता है। तो अर्थशास्त्र के इन्होंने बताए हैं, बेनिफिट बताए हैं। इस परिभाषा के अंतर्गत अर्थशास्त्र राज्य का विज्ञान है। इनके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र जो है वो राज्य का विज्ञान है। इनकी यह विज्ञान अर्थ अर्थात जीविकोपार्जन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण के सिद्धांत की बात करना है। तो इतना महत्व इन्होंने अर्थशास्त्र पर दिया है। इनका जो संपूर्ण अर्थशास्त्र वो 15 अधिकरण यानी कि 15 भागों में और 180 प्रकरणों में विभक्त है और इसमें 6000 श्लोक है। 15 भाग है और 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। पुस्तक की पांडुलिपि की एक प्रति तंजौर के एक पंडित ने 1905 में पुस्तकालयाध्यक्ष R श्याम शास्त्री को भेंट
की थी, 1905 में भेंट की थी। ओके, तो ये आपको ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ किस टाइप से उन्होंने क्या लिखा था। आगे है अर्थशास्त्र में निहित विषय। क्या विषय थे उनकी भी, उन्होंने लिखा है, इतना नाम है तो उसमें क्या था ऐसा। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र के संपूर्ण अध्ययन में एक शक्तिशाली राज्य के महत्व का दर्शाया गया है। उन्होंने राज्य का निर्माण किया, उन्होंने वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त को राजा बनाने में, वो शासन चलाने में बहुत अहम योगदान था उनका। तो किसी भी योग्य शासक के लिए यह ग्रंथ एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। कौटिल्य के अनुसार इनकी रणनीति इतनी अच्छी थी, तभी तो मौर्य जो नंद वंश है वो समाप्त हुआ, नष्ट हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। राजा को शक्तिशाली एवं स्वेच्छा से कार्य करने वाला होना चाहिए। राजा को प्रजा के हित में अपना हित समझना चाहिए कि अगर भाई प्रजा का हित है तो ही राजा का हित है। राजा को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उद्दंडता और उल्लास से बचना चाहिए। क्लियर है। राजा को अपने मंत्रियों का चुनाव उनकी विद्वता के आधार पर करना चाहिए, विद्वता के आधार पर करना चाहिए, ना कि जो अपना मीठा बोलता है या जो अपना है, अपने रिश्तेदार है उनको बना दिया जाए, नहीं। अपने सारे कार्य राजा को इनसे छिप कर करने चाहिए, इनके अपने जो कार्य है वो राजा को इनसे छिप कर करने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि मंत्रियों के पास में ही बिठा रखा है। अपने मंत्रियों की कार्य प्रणाली को गुप्तचरों द्वारा जांचते रहना चाहिए। इनके अपने मंत्री है उन पर आंख मूंद के भी विश्वास नहीं करना कि भाई हाँ खुद गद्दी पे बैठा है और मंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं, जो मंत्रियों ने बोला वो ठीक है, नहीं। इसलिए राजा को अपने राज्य के हर क्षेत्र में गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए कि भाई हाँ गुप्तचर होने चाहिए हर क्षेत्र में। और उस अगर सीरियल में आपने देखा है तो उसमें भी ऐसा कुछ सिस्टम था। अन्य देशों में भी गुप्तचरों को नियुक्त करने की सलाह कौटिल्य ने ही दी है। इनके अन्य देशों में भी गुप्तचर होने चाहिए, अन्य जो राज्य है, अन्य जो वंश है उनमें भी गुप्तचर होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य की स्थिरता आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। इनकी आंतरिक शांति हो तभी राज्य में शांति होगी, क्योंकि आंतरिक शांति नहीं है तो वो अच्छे से निर्णय नहीं ले पाएगा, तो फिर राज्य में शांति कैसे होगी। यदि प्रजा के पास खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो तो जनता निश्चित तौर पर विद्रोह करती है। इसलिए राजा को प्रजा हित के कार्य करते रहने चाहिए। क्लियर है इतना। सिंपल सिंपल बातें हैं। विदेश नीति के बारे में कौटिल्य का मत आक्रामक प्रकार का है। इनकी विदेश नीति की अगर बात करें तो उनका कहना है कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होगा, कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होगा, इसी तरह से दुश्मन का मित्र आपका दुश्मन होगा। यानी कि अगर दुश्मन का दुश्मन है तो वो आपका मित्र होगा, लेकिन अगर दुश्मन का मित्र है तो वो आपका दुश्मन होगा। इस नीति के अंतर्गत कौटिल्य शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं कि ऐसे काम लेना चाहिए। अगर एक राजा पे हमला बोलना है तो उसके दुश्मन को अपना मित्र बना लीजिए, तो काम अच्छा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिर वो डबल हो जाएंगे ना, क्रोध की जो ज्वाला है वो दुगनी हो जाएगी भाई, है ना। वैसे तो कोई साथ देगा नहीं, अगर जो राजा है उस पर हमला करना है, उसके मित्र से आप अगर सहयोग मांगो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दुश्मन से मांगो तो आपको डबल मिलेगा। विदेश नीति के बारे में कौटिल्य का मत ये हम कर चुके हैं भाई। इस प्रकार शासन प्रणाली के सभी सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में देखा जा सकता है, तो अर्थशास्त्र में इन सब का आपको वर्णन मिलेगा भाई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि ये कौन थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य है कि ये प्रारंभिक जो जीवन था, ये जो जो विजय अभियान था, जो उन्होंने जीत की शुरुआत की थी, वो कैसे की। चंद्रगुप्त के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं, परंतु सभी इस मत से सहमत है कि उनका बचपन कठिनाई में बीता था। यानी कि भाई उनके माँ बाप कौन थे, कहाँ उनका पालन पोषण हुआ, तो इसके बारे में एक मत नहीं है। बाल्यकाल में वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके झगड़ों के फैसले करता था। एक दिन जब वह इस राजकिरम नामक खेल में व्यस्त था, तभी चाणक्य वहां से गुजर रहे थे। यानी कि वो जो बचपन में भी वो क्या है, उसमें वो चीज़ थी, बच्चों के जब झगड़ा हो जाता था वो राजा बन के उनका फैसला करता था। जब एक दिन चाणक्य वहां से गुजर रहे तो उन्होंने देखा, और उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा। इनके जो इंसान इतनी बड़ी अर्थशास्त्र लिख सकता है, इतना सब कुछ लिख सकता है, तो क्या वो उस बच्चे को नहीं पहचान सकता कि भाई हाँ इसमें क्या गुण है, ये क्या कर सकता है। ओके, राजकिलम मीन्स एक प्रकार का खेल होता है। राजकिलम्स क्या होता है, एक प्रकार का खेल जो जिसमें चंद्रगुप्त जो है वो राजा बनकर उनका जो है झगड़ा जो है वो खत्म करवाता था, उनके फैसला करवाता था।
ओके। तो सूक्ष्म दृष्टि से चाणक्य ने बालक के जो है भावी गुणों का अनुमान लगा लिया और वो उसे तक्षशिला ले गई। वहां उसे अपने उद्देश्यों के अनुचित शिक्षा दी, यानी कि अपने उद्देश्यों के अनुकूल उचित शिक्षा दी, यानी कि जो उनके उद्देश्य थे, जो उनको करना था, जो उनका प्लान था, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी। ओके। तो ये जो है इधर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का पिक्चर है। बालक चंद्रगुप्त मौर्य की भारतीय संसद में भवन में जो प्रतिमा लगी है उसका चित्र है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इधर हम करते हैं ये वाला। हाँ। 326 ईसा पूर्व में यूनानी आक्रांता सिकंदर ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया था। यूनानी आक्रांता सिकंदर। भारत में इस समय नंद शासक, इनके धनानंद का शासन था, इनके नंद वंश का शासन था। आंतरिक अशांति के साथ साथ देश की सीमाएं भी असुरक्षित थी, इनकी जैसा कौटिल्य ने बताया कि आंतरिक शांति होगी तभी देश में शांति होगी। तो वहां नंद के वंश में आंतरिक शांति ही नहीं थी तो राज्य में भी शांति नहीं थी। सिकंदर को भारतीय सीमा पर किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि शांति ही नहीं थी, वो खुद सुरक्षित ही नहीं थे, तो फिर विरोध का सामना क्या करना पड़ेगा, है ना। तो आगे है वह आगे बढ़ता गया और सिंधु नदी पार करके, जो हमारी मुख्य नदी थी, सिंधु नदी पार करके भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश कर गया। इससे आगे झेलम चिनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेश का शासक पोरस था, यानी कि झेलम चिनाब नदी के मध्यवर्ती जो प्रदेश था, ज्यादा बड़ा नहीं था, उसका शासक था पोरस। पोरस बहुत ही स्वाभिमानी और मातृभूमि वक्त शासक था। सिकंदर ने उसे आत्मसमर्पण करने की मांग की। सिकंदर ने उसे कहा भी आत्मसमर्पण करो। स्वाभिमानी पोरस महान ने कहला भेजा कि वह उनके दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। भी वो बहुत स्वाभिमानी था तो वो अपना आत्मसमर्पण नहीं करेगा। वह सिकंदर के लिए खुली चुनौती थी, उसको चुनौती दी और दोनों पक्षों को सेनाएं जो है झेलम नदी के दोनों किनारों पर आ डटी। भीषण वर्षा के बीच धोखे से सिकंदर की सेना ने आक्रमण कर दिया। जो भी लड़ाइयाँ जितनी भी धोखे से जीतते हैं, बहुत मतलब लोग होते हैं ऐसे ही, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, भाई बुरा ही होता है। चाहे उस टाइम उन्होंने धोखा किया, लेकिन वो चीज़ें आज तक भी चलती है। ऐसा होता है कि अगर आप धोखे से कोई काम करते हो तो वो उस टाइम के लिए आपको खुशी मिलती है, आप जीत भी जाते हो, शायद अगले को आप चीट करके खुश हो जाते हो, अगला हार जाता है, वो यूँ सोचता है कि उसका भगवान से विश्वास उठता है कि मैंने अच्छा किया, अच्छा सोचा, एकदम प्योर रहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। बट बाद में जाके वो चीज़ अपने आप पता लग जाती है, अपने आप सही हो जाती है, हो जाता है कि भाई हाँ सच क्या है झूठ क्या है सब पता लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आप खुश हो सकते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जमीन दलदली हो जाने के कारण विशाल रथ मिट्टी में धंसने लगे। पोरस की सेना का मुख्य भाग कोई खास भूमिका नहीं निभा पाया, लेकिन युद्ध का मंजर इतना भयानक था कि सिकंदर की सेना को सबक मिल चुका था। सिकंदर की सेना को जो है सबक वो मिल चुका था। इसी कारण सिकंदर के बहुत समझाने के बाद भी सैनिक भारत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए, यानी कि पोरस की सेना इतनी बड़ी भी नहीं थी, बट उसमें स्वाभिमान था, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसके साथ धोखा किया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, यानी कि उसको धूल चटा दी, जो विदेशी सेना है उसको धूल चटा दी, यानी कि वो आगे बढ़ने के लिए भी रेडी नहीं हुए, वो वापस वहां जाने के लिए भी रेडी नहीं हुई। परिणाम स्वरूप विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर सिकंदर को 325 ईस्वी पूर्व में वापस अपने देश लौटना पड़ा, इनके उस टाइम वो एंटर भी नहीं कर सका भाई, वापस उसको लौटना पड़ा। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य, ये पिक्चर है। तो आगे है भी चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान, यानी कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग की, कैसे कैसे उनका जीवनचर्या रही, कैसे उनकी प्लानिंग रही। भाई अगर आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि पूरी क्लास में कोई आपको ऐड नहीं देखने को मिलेगी, कोई यूँ नहीं है कि भाई फालतू की बातें हो रही है, नहीं, एकदम टिप टॉप अच्छे से क्लास चल रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो प्लीज़ बिना कहीं लाइक शेयर कर दिया करो। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम आक्रमण मगध पर किया। कहाँ किया? मगध पर, क्योंकि जहाँ थोड़ी सी कमजोर सेना दिखती है वहीं पर आक्रमण होता है ना, ताकि वहां से जीत लें तो आगे थोड़ी और आसानी हो जाए। लेकिन ये प्रयास जो है वो असफल रहा। कहा जाता है कि मगध अभियान में असफल होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य, इनकी कौटिल्य चाहते तो वो राजा भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा नहीं बनना था, उन्होंने मंत्री रहकर वो चीज सब वो सब कुछ कराया, इनकी राजा से कहीं ज्यादा उन्होंने प्लानिंग की, सब कुछ उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता था।
एक गांव में ठहरने का मौका मिला। वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अपने बच्चे को थाली के बीच से खिचड़ा उठाने से डांट रही है कि बीच से खिचड़ा नहीं उठाना। बुढ़िया ने बच्चे से कहा कि बीच का हिस्सा किनारों से कहीं अधिक गर्म होता है। इससे उन्हें एक सबक मिला। अब उन्होंने मगध साम्राज्य के बीच की अपेक्षा भारी क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू कर दिया कि बहुत छोटी सी अगर हम सीखें तो हमें कहीं बहुत बड़ी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीटेट की तैयारी मान लो कर रहे हैं तो आपको यूँ नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी है, बहुत बड़े बड़े जो है कोर्स है वो आपको लेने पड़ेंगे। नहीं भी कोई जरूर नहीं है। आप चाहो तो एक चींटी से भी सीख सकते हो। जैसे इन्होंने एक चाहो एक इन्होंने छोटी सी चीज़ है घटना है उससे भी सीख लिया कि इतनी छोटी सी घटना से इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने सीख ली। तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो भाई, जरूरी नहीं है आपके पास बुक्स हो। क्या जरूरत है सीटेट की अगर बुक्स नहीं है। कुछ तो ऐसे होंगे जो एक महीने तक बुक्स ही ढूंढते रहेंगे, ये भी कौन से लूँ कौन से ना लूँ, उससे कांटेक्ट करेंगे उससे करेंगे। कुछ जरूरत नहीं है। और हाँ ठीक है, मानते हैं शुरू शुरू में ऐसा होता है, जिसने पहले नहीं दिया वो सीटेट उसको ये होता है कि वही कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, क्या स्ट्रेटजी। कुछ नहीं है, आराम से पढ़ो, अपनी क्लास लो, यूट्यूब से कोई भी एक चैनल देख लो। जैसे हिंदी के लिए कोई एक अच्छा सा चैनल देख लो, ईवीएस के लिए देख लो, साइकोलॉजी के लिए देख लो। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आप चैनल देख सकते हो। और हिंदी और ईवीएस तो आप यहाँ से कर रहे हो, एसएसटी भी कर रहे हो। और अगर फिर भी अगर यूँ है कि नहीं समझ आ रहा तो कहीं और से कर लो, लेकिन जहाँ से करो वहाँ से एक पर्टिकुलर करो कि मुझे यहाँ से क्लास लेनी है तो डेली मुझे यहीं से ही लेनी है। ये नहीं है कि एक दिन यहाँ ले ली एक दिन वहाँ ले ली, नहीं ऐसा नहीं करना। तो अब पॉइंट पे आते हैं। अभी पंजाब और सिंध विजय। पंजाब और सिंध विजय, जैसा कि हमने पढ़ा कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो वापस अपने देश लौट गया, उसको लौटना पड़ा। सिकंदर के भारत जाने के साथ ही सिंध और पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। सिंध और पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। वहाँ अनेक यूनानी क्षत्रिय मौत के घाट उतार दिए गए। इनके यूनानी क्षत्रिय जो है मौत के घाट उतार दिए गए। 325 ईसा पूर्व के अंत में इस क्षेत्र के स्तप फिलिप ये नाम है द्वितीय की भी हत्या कर दी गई। इसमें पंजाब और सिंध में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा जो था वो भी ढहने लगा, इनकी वो भी कम होने लगा। यूनानी इतिहासकार जस्टिन इन सब घटनाओं में चंद्रगुप्त का हाथ बताता है। यूनानी जस्टिन इतिहासकार है, उनको ऐसा लगता है कि इसमें चंद्रगुप्त का हाथ था। इन क्योंकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र से कहीं ज़्यादा दिमाग लगा के कहीं ज़्यादा योजनाएं बनाकर उन्होंने राज्य पर राज किया था, नंद वंश को ख़त्म किया था। सिर्फ अस्त्र शस्त्र से ही नहीं किया। इन घटनाओं के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना एकत्र कर स्वयं को राजा बनाया, इनके स्वयं को राजा बनाया। अब उसने सिकंदर के बचे हुए स्त्रपों, एक स्त्रप की तो हत्या हो गई थी, ठीक है, बाकी जो बचे हुए स्त्रप जो थे उनके विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। इनकी राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया, राष्ट्र और विदेश की जो लड़ाई है वो। अंतिम मैसिडोनियन क्षत्रप यूडेमस ने 317 ईसा पूर्व में बिना लड़े भारत छोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त सिंध व पंजाब का एक छत्र शासक था, यानी कि उन्होंने जो है वो राज्य ही छोड़ दिया बिना लड़े। क्षत्रप होता है राज्यपाल, ठीक है, क्षत्रप क्या होता है भाई, राज्यपाल होता है। नंदों का उन्मूलन, नंदों का विनाश कैसे किया इन्होंने, नंद वंश का समाप्ति है वो इन्होंने कैसे की। तो सिंध और पंजाब की बात, पहले सिंध और पंजाब की ना, उसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य इनकी कौटिल्य मगध साम्राज्य की ओर बढ़े, क्योंकि उनका जो राजधानी है वो मगध थी। मगध में इस समय धनानंद का शासन था, नंदवंश का। अपने असीम सैनिक साधनों और संपत्ति के बावजूद भी वह जनता में अलोकप्रिय था, यानी कि वो जनहित के कार्य नहीं करता था, प्रजाहित के कार्य नहीं करता था। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने नंदों को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। अब उसके पास अपनी एक विशाल संगठित सेना थी जिसका उपयोग नंदों के विरुद्ध किया गया। उनके पास जो एक विशाल सेना थी कौटिल्य के पास, जिसका उपयोग उन्होंने नंदों के विरुद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी। इनकी जो सैनिक शक्ति है वो कम थी, क्योंकि नंद वंश का तो जो है सैनिक सेना जो है बहुत बड़ी थी।
क्योंकि नंद वंश की जो सेना है वो तो बहुत बड़ी थी, बहुत टाइम का उनका राज्य था। और चंद्रगुप्त जो है उनकी तो अभी अभी स्टार्ट ही हुई थी, अभी भी राजा बने ही थे। तो उनकी जो वो सेना है बहुत कम थी। यही एक ऐसा बिंदु था जहाँ कौटिल्य की कूटनीति उपयोगी सिद्ध हुई। यहाँ उनकी उपयोगी यहाँ जो है कौटिल्य की जो कूटनीति है वो काम में आई। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। कि जैसा उस बुढ़िया ने कहा था, उस बुढ़िया औरत ने कहा था कि भाई बराबर बराबर से खाओगे ना तो ठंडी लगेगी, लेकिन अंदर से हाथ मारोगे ना तो गर्म लगेगी। हिमालय क्षेत्र में वे प्रवर्तक नामक शासक से सहायता लेकर आगे बढ़े। इसके बाद गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र के राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। इनकी धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करनी स्टार्ट की। प्रवर्तक के साथ मिलकर बनाई गई इस संयुक्त सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद का वध कर दिया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद राजा का वध कर दिया। इस प्रकार 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य और भारत के विस्तृत साम्राज्य जो था उसका शासक बन गया। देखो 3 ही साल में इतना कुछ कर दिया। आगे हम बात करते हैं सेल्यूकस पर विजय। सेल्यूकस पर विजय कैसे पाई? सिकंदर का जो बीच में टॉपिक था जो रह गया, अभी सिकंदर जो बीच में भाग गया था उसकी बात अभी आएगी कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। सिकंदर की मृत्यु हुई, उसका पूर्वाधिकारी हुआ सेल्यूकस। बेबीलोन और बैक्ट्रिया के जीतने के बाद भारत में सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों पर दावा लगने लगा। इनके जो क्षेत्र सिकंदर ने जीते थे उन पे दावा लगने लगा। इस उद्देश्य से उसने भारत पर चढ़ाई की। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना यहाँ उसका सामना करने के लिए आतुर थी। इनकी सेल्यूकस का सामना करने के लिए आतुर थी। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। सेल्यूकस पराजित हो गया और एक संधि के अनुसार उसे अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। इनकी वो पराजित हो गया और उसको अपनी जो लड़की है हेलेना उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। यह निश्चय ही चंद्रगुप्त की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इससे उसका साम्राज्य पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा। अब भाई और विस्तार हो गया उसके राज्य का। आगे है पश्चिमी भारत में साम्राज्य का विस्तार। अभिलेख इनके किसी ठोर सतह पर उत्कीर्ण पठन सामग्री होती है जो हमने फर्स्ट ही लेसन में पढ़ा था। शक शासक रुद्रदमन को गिरनार अभिलेख से पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चला। इनको उसको पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चला। ये जो अभिलेख है एक जो शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त ने बिना किसी विरोध के सौराष्ट्र के क्षेत्र को जीत लिया। इनके बिना किसी विरोध के इस प्रदेश में पुष्य गुप्त वैश्य को राज्यपाल बनाया गया। इसने यह सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस झील को कृषि सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया गया। सौराष्ट्र के दक्षिण में सुपारा तक का भी प्रदेश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित किया गया, यानी जीत लिया गया। इसकी राजधानी उज्जैन बनाई गई। आगे है दक्षिण भारत पर विजय। तो पश्चिम भारत पर विजय थी, अब है दक्षिण भारत पर विजय कैसे हासिल की। तो तमिल लेखक मामूलनार ने लिखा है कि मौर्य यानी कि मौर्य नामक शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उनके लेख से ये जानकारी मिलती है। यूनानी लेखक प्लूटार्क लिखते हैं कि वह 6 लाख की विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकला और मदुरा था तेनीविली तक पहुंच गया। यानी कि ये बताते हैं कि प्लूटार्क बताते हैं कि 6 लाख की विशाल सेना के साथ। ओके, जैन ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला में तपस्या करने लगा, कर्नाटक में आके तपस्या करने लगा। इस तथ्यों से माना जा सकता है कि भाई यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का ही अंग था। तो अलग अलग सबके विचार हैं, अलग अलग सबकी स्टोरी है। इस प्रकार कौटिल्य का राष्ट्र निर्माण का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संपूर्ण करवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में यह ब्रह्मपुत्र के मुहिनी से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक फैला था। इनकी लगभग पूरे भारत में फैल गया। हिंदुकुश पर्वत इस राज्य की साम्राज्य की वह वैज्ञानिक सीमा थी जिसे बाद में मुगल और अंग्रेज शासक भी प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास करते रहे। इनके सफल नहीं हुई। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी। मगध की 298 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक चंद्रगुप्त ने शासन किया, कि अपनी मृत्यु तक उसने वहां शासन किया और बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो उत्तराधिकारी शासक जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, 184 बृहद्रथ यानी कि 184
भद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक था, 184 ईसा पूर्व तक अंतिम मौर्य शासक। 298 से 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार, और उसके बाद 269 से 236 ईसा पूर्व अशोक, फिर कुणाल, दशरथ और संप्रति, और लास्ट जो है आपका भद्रथ यानी कि 184 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक आपका मौर्य शासन रहा, मौर्य शासक रहा। आगे है भाई बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार का शासन कब कब रहा भाई? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा, ज्यादा टाइम नहीं रहा। बिंदुसार, उनका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में शासक बना। ज्यादा वैसे भी क्या रहा था, अपनी मृत्यु तक तो चंद्रगुप्त थे ना, शासन राज करते थे। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्र घात, इनके शत्रुओं का नाश करने वाले बताते हैं। वायु प्राणी बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार किया, उनके पिता भी महान और पुत्र भी महान। उन्होंने कौटिल्य के कहने पर 6 राजधानियों के राजाओं और अमात्यों का नाश किया। ठीक है। एक जो है लंबे युद्ध के बाद पूर्वी पश्चिमी समुद्रों के बीच की संपूर्ण भूमि पर भी अधिकार उन्होंने कर लिया। उनके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ है, कि जिस पहले वो तक्षशिला में थे ना। इस विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा गया। अशोक ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। बिंदुसार के समय ही सेलुकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस ने अपने एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था, जो मैग्नेस के स्थान पर आया था। इसी तरह से भी मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत उनके दरबार में भेजा, और इन सब ये इनकी संधियां हो गई। इनकी राजदूत भेज के उन्होंने क्या किया, संधियां कर ली। इन संधियों से पता लगता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध जो है बहुत अच्छा रहा, इनके उनका व्यापारिक संबंध शुरू हो गए। फिर पता लग गया भाई ये तो हारने वाले हैं नहीं। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अशोक प्रियदर्शी 269 से 36 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सूर्य पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का? उज्जैन का, जिसको राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। ओके। बिंदुसार के 16 पत्नियों में 101 पुत्र थे। इस कारण उत्तराधिकार के लिए अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, इनको उसको अपने भाइयों से ही संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के संघर्ष के पश्चात 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, इनके 4 साल संघर्ष करने के बाद। इस अवसर पर उसे देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की गई। नाम तो उसका अशोक था, लेकिन उसको ये उपाधियां मिली, प्राप्त हुई। आगे है कि भाई इस जो है उसको इसकी अशोक की माता का नाम शुभांद्रगी, वो एक ब्राह्मण कन्या थी, और अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के साथ ही हुई थी, और उनकी प्रतिभा योग्यता इन बाकी भाइयों से अलग थी, तभी तो ये राजा बने ना। और वह पाले उज्जैन में, और बाद में तक्षशिला का कुमार यानी कि राज्यपाल बना। कलिंग युद्ध और उसके परिणाम क्या थे भाई? अशोक को पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, इनके उनसे विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। और हाँ, अशोक ने राजा जो अपना राज्याभिषेक हुआ था उसके 9वें वर्ष तक अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण, यानी कि जैसे उनकी नीति थी वैसे ही उन्होंने अनुसरण किया। लेकिन अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना थी। इनकी जो सबसे बड़ी जीत थी उनकी, वो थी कलिंग राज्य को अपने राज्य में मिलाना, क्योंकि कलिंग मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में लगभग 2,50,000 से अधिक लोग घायल हुए। कलिंग को विजित कर तोशाली उसकी राजधानी बनाएंगी। राजधानी क्या बनाएगी? तोशाली। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा यानी कि बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई, और फिर ये जो है इस अशोक इनकी इसमें जो है बहुत नरसंहार हुआ, हिंसा हुई। तो इसमें उसके हृदय को स्पर्श किया कि वो भाई उसको वो चीज़ें बहुत फील हुई, तो उसने ये नीति छोड़ दी और बौद्ध बन गया, धर्म ही चेंज कर लिया। यानी कितना नरसंहार हुआ ना उस वजह से। आगे है कि कल्हण की राजतरंगिणी।
के अनुसार सबसे पहले अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर शहर की स्थापना की कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार। ये सबकी अलग अलग राय है, भी अलग अलग लेख है, सबने अपने अपने हिसाब से लिखे हैं। जो चीज़ें मैच हो रही है वो चीज़ें ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अशोक के धम्म की शिक्षाएं, ये हमने पहले भी की थी। सद्गुण व अहिंसा का पालन करें, इनका जो धम्म है उसकी क्या शिक्षाएं हैं। सद्गुण व अहिंसा का पालन करना, बड़ों का आदर करना व छोटों से प्रेम करना, दान देना व पवित्र जीवन जीना, सच्चे रीति रिवाजों को मानना व कर्म के सिद्धांत में विश्वास करना, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्राएं करना। यानी कि पूरा नरसंहार कर दिया, भी पूरे पाप कर दिए, उसके बाद कह रहा है कि धर्म करो, दान करो। धर्म प्रचार के उपाय, उपाय क्या है धर्म प्रचार के, ठीक है। तो उन्होंने धर्म यात्राओं को शुरू किया, धर्मादेशों की उपदेश जो है उनकी व्यवस्था की, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, इनके जो धर्म का प्रचार कर सके, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई इस काम में, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे गए, जैसे श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र को भेजा। दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया, इनके दिव्य रूप भगवान के जन्मकार के कार्य के और धर्म उपदेशों को पत्थरों पर खुदवाना, ये उन्होंने धर्म का प्रचार किया, इनके ये उपाय उन्होंने अपनाए। आगे है साम्राज्य का जो है वो विस्तार। तो ये आपका अशोक स्तंभ है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, ये जो शीर्ष है उसका, शीर्ष से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ऊपर शीर्ष थोड़ा सा दिख रहा है। साम्राज्य विस्तार, अशोक के अभिलेखों पर उसके राजा देश तो थे उनको उत्कीर्ण करवाया गया, इनके जो आदेश होते थे वो उनको उत्कीर्ण करवाया गया। इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों के आधार पर उस राज्य की सीमा का पता चलता है कि उसकी सीमा कहाँ तक थी। 14 शिलालेख बनवाए गए हैं। शाहबाजगढ़ी यानी कि पेशावर में, मानसहेरा यानी कि हजारा पाकिस्तान में, कालसी यानी कि उत्तर प्रदेश में, धौली में, जोगदा यानी कि उड़ीसा में और इरागुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश में। ये 7 स्तंभ लेख हैं उनके, तो इनके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है भाई। लघु शिलालेख, गुफालेख, ये संख्या में 3 है गुफालेख। बिहार की बराबर नामक पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण मिले हैं भाई। और हाँ, लघु शिलालेख यानी कि राजस्थान जंटिंग रामेश्वर यानी कि कर्नाटक में ये मिले हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ भाई, अब इसके पतन की बात करते हैं। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य का पतन हो गया। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए, यानी कितने योग्य नहीं निकले। इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व मौत के घाट उतार दिया और बृहदर्थ के बाद उसके साम्राज्य का पतन हो गया। मुख्य कारण क्या थे। अशोक के उत्तराधिकारियों, इनके अशोक के जो उत्तराधिकारी रहे उन वो दुर्बल थे। साम्राज्य की विशालता बहुत विशाल हो गया था। प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार ज्यादा हो गए थे। विदेशी आक्रमण हो गया था। वित्तीय संकट भी आ गया था और उत्तराधिकार के नियम का अभाव हो गया था। तो साम्राज्य का विभाजन यानी कि बंटवारा भी हो गया था। आगे है मौर्य, लास्ट थोड़ा सा रहा है हमारा मौर्य युगीन संस्कृति। उसके बारे में हम अब जान लेते कि ये भी किस टाइप से थी मौर्य युगीन संस्कृति। तो मौर्य काल में प्रथम बार एक विशाल राज्य की स्थापना हुई। इससे राजनीतिक यानी कि उसकी संस्कृति क्या थी, पूरा निचोड़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एकता और सुदृढ़ता का वातावरण तैयार हुआ। इस वातावरण में भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ और ये जो विभिन्न पहलू है इनके प्रशासन कैसा था उसके बारे में हम जानेंगे। तो इनका व्यवस्था का जनक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और फिर राजा अशोक जो है, सम्राट अशोक के आवश्यकता अनुसार समय समय पर सुधार भी हुए। ओके, और इनका मेन मकसद था जनहित करना, यानी कि लोगों के हित में कार्य करना। तो इनका केंद्रीय प्रशासन क्या था, केंद्रीय प्रशासन में क्या है। संपूर्ण मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रधान राजा होता था। इनका प्रधान जो है वो राजा होता था, सारी शक्तियां जो है उसके हाथ में होती थी। अतः मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता था। क्या होता था, राजतंत्रात्मक। इस व्यवस्था के अनुरूप मौर्य सम्राट सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च कार्यपालिका अध्यक्ष माना जाता था, जिनकी हर फैसला उसके हाथ में होता था। अंतिम फैसला राजा का होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। इनकी एक मंत्रिपरिषद भी थी वही, और इस परिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। इनके सदस्यों को भी राजा ही नियुक्त करता था। और ये मंत्रिपरिषद सिर्फ परामर्श देती थी, ना कि इनकी मानी जाती थी। वही जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो कहा है वो माना जाएगा।
मुख्य रूप से राजा के द्वारा और मंत्री परिषद के द्वारा नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था और नीतियों को लागू करने का कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। यानी कि ये नीति बनाते थे और लागू उनको अधिकारी करते थे। इस उद्देश्य हो तो 18 विभागों का गठन किया गया। कितने विभागों का? 18 विभागों का। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? तीर्थ। तीर्थ का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहते थे और तीर्थ का अध्यक्ष होता उसको अमात्य, समाहर्ता, सन्निधाता, मंत्री, व्यवहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, प्रशासता, आत्विक, ये सब प्रमुख अमात्य, इनकी ये नाम दिए गए थे भाई। आगे क्या है भी कौटिल्य की कलम से देख लेते हैं। कौटिल्य लिखता है कि राजा मंत्री परिषद में उन व्यक्तियों को नियुक्त करे जो उच्च योग्यता रखते हैं, जिसमें वीरता, बुद्धिमानी, ईमानदारी और स्वामी भक्त जैसे गुण होने चाहिए। अब है भी उनका प्रांतीय प्रशासन कैसा था? ये तो था केंद्रीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन कैसे था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य के प्रांतों की निश्चित संख्या हमें ज्ञात नहीं है, यानी कि भाई डिटेल में नहीं बताया गया है, नहीं कहीं उल्लेख मिलता है इनका अच्छे से। तो उनके पुत्र अशोक के अभिलेखों से हमें उसके समय में 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है। इन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। इनके जो प्रांतों के जो राजा थे, इनकी राज्यपाल जो थे राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी अवसर दिया जाता था। जरूरी नहीं उनके घर वाले ही होंगे, परिवार वाले में, बाकी अगर योग्य व्यक्ति तो उसको भी अवसर दिया जाता था। यानी कि चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वेश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया, यानी कि वो उसके परिवार से नहीं था, फिर भी राज्यपाल को 12,000 पण वार्षिक वेतन जो है वो मिलता था। यानी 12,000 पण मीन्स 3/4 तोले का चांदी का सिक्का, तो 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। उसके पास भी अपनी मंत्रिपरिषद होती थी। फिर आगे है भाई, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये थे प्रांत और ये है राजधानी। ये 5 प्रांत उनके मिले हैं। उत्तरापथ की थी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी यानी कि उज्जैन, कलिंग की तोशाली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और लास्ट है आपका प्राच्य यानी कि पाटलिपुत्र। ये इनकी राज्य और राजधानियां थी। आगे है मंडल यानी कि जिला और नगर प्रशासन। वो किस टाइप से थे उनके किस टाइप से थे, कितने थे? तो प्रत्येक मंडल में कई जो प्रांत था, जो राज्य थे, उसमें कई मंडल होते थे। इसकी क्षमता आधुनिक कमिश्नरी से की जा सकती है। आज के टाइम में जो कमिश्नरी है उससे इसकी तुलना हम कर सकते हैं। इसका प्रधान प्रतिष्ठा नामक अधिकारी था। अशोक के अभिलेखों में इसे पारादेशिक कहा गया है। यह केंद्र सरकार के समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। केंद्र सरकार के प्रति ये उत्तरदायी था। इस जो है मंडलों का विभाजन जिलों में होता था, जैसे आज के टाइम में होता है। उन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय नामक इकाई थी। क्या थी? स्थानीय नामक इकाई थी। इसमें 800 गांव शामिल थे। जिले से छोटी क्या थी? स्थानीय थी। स्थानीय के अंतर्गत 400-400 ग्राम की द्रोणमुख नामक 2 इकाइयां थी। द्रोणमुख के अंतर्गत 200-200 ग्राम की खारवटिक इकाई थी और खारवटिक के अंतर्गत 20 संग्रहण थे और प्रत्येक संग्रहण में 10 गांव होते। देखो कितने अच्छे से इनका डिवाइडेशन किया गया है, विभाजन कितने अच्छे से किया गया है। संग्रहण का प्रधान अधिकारी जो है वो गोप कहलाता था। इनकी सबसे छोटी क्या थी यहाँ? संग्रहण। उसके बाद भी है भाई कि मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगरों का प्रशासन है वो नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता था। नगर की भी एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक कहलाता था। मैग्सनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। 6 समितियों का। वो समिति कौन कौन सी है? शिल्प कला समिति, वाणिज्य समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग समिति, कर समिति। तो ये 6 समितियां थी उस टाइम की और इनके काम भी जो है वो अलग अलग थे। अलग अलग काम इनके निर्धारित थे। जैसे आज के टाइम में डिपार्टमेंट होते हैं भाई, एजुकेशन का अलग होता है, जो खेलने का जो है वो अलग होता है, स्वास्थ्य का अलग होता है। तो जैसे ये सब जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आर्मी का अलग होता है, हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसका अध्यक्ष ग्रामणी होता था। यह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था, जैसे आज के टाइम में सरपंच को निर्वाचित करते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित वृद्ध परिषद में गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे। यानी कि जो वृद्ध परिषद थी, जो उनकी जैसे मंत्री परिषद होती है वैसे वृद्ध परिषद जो होती थी उसमें गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे और ये ग्राम प्रशासन में ग्रामणी की मदद करते थे। राज्य ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। ये बहुत अच्छी बात है। गांव की भूमि, सिंचाई, न्याय से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए जो अधिकार है वो ग्रामणी का ही था।
क्योंकि आपको पता है ये जो मौर्य वंश में हमने पढ़ा कि भाई ये प्रजा हित में कार्य करते थे। न्याय व्यवस्था कैसी थी इनकी, तो मौर्य की एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इनकी वही न्यायाधीश है, वही सब कुछ है। और संपूर्ण साम्राज्य में दो न्यायालय थे, दो टाइप से, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। धर्मस्थलीय इनके दीवाने न्यायालय और कंटक शोधक इनकी फौजदारी न्यायालय, दो न्यायालय थे। अब राजस्व प्रशासन की अगर हम बात करें तो भाई भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख साधन था। भूमि कर प्रमुख इनका साधन था। यह उपज का एक से एक जो छठा भाग जो है वो होता था। इसके अतिरिक्त सेतु शुल्क यानी कि चुंगी कर, बिक्री कर, दंड, राजकीय उद्योगों से भी आय प्राप्त होती थी। तो ये कर इन्हें प्राप्त होते थे। आगे भी अभी पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था वो कैसी थी, तो राज्य में पुलिस सुरक्षा के लिए पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर अनेक रूप में ही रहते थे अलग अलग जगहों पे। सैन्य प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या कृषकों के बाद सर्वाधिक थी। इनके सबसे ज्यादा कृषक थे, उसके बाद सैनिक। सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था और इसमें 5-5 सदस्य होते थे। इनकी 6 समितियां थी और सदस्य थे 5। और समितियां कौन कौन सी थी? पैदल सेना समिति, नौ सेना समिति, रसद समिति, अश्वारोही समिति, गज सेना समिति, रथ सेना समिति। दुर्ग जो है वो 5 प्रकार के होते थे: स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिर दुर्ग और मरुदुर्ग। मरु यानी कि मरुस्थल। लोकहित के कार्य, उसमें क्या राय है? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने के लिए अनेक उपाय किए। कृषि, सिंचाई, पानी पीने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया उन्होंने। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए, औषधालय, पशु अस्पताल बनाए गए। इन सब कार्यों से चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करती है, इनकी दर्शाती है। आगे है भी सामाजिक स्थिति क्या थी, तो मौर्य काल तक आते आते वर्णावस्था को इनकी जो व्यवस्था थी उसको एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक उपजातियों का भी उल्लेख अशास्त्र में मिलता है। पहले 4 वर्ण थे ना, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। इन उपजातियों का उत्पत्ति विभिन्न अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण हुई। इनकी जो विवाह जो सिस्टम जो उनका हो गया एक दूसरे जाति में होना, तो वो उस वजह से उनका उपजातियों की उत्पत्ति हो गई। नृत्य, वाद्य, गायन, घुड़दौड़, शतरंज, जुआ खेलना समाज में लोकप्रिय खेल थे। लोग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण करते थे। इनके इस टाइम में भाई अच्छे अच्छे वस्त्र भी आ गए। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। और इस काल में शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा के केंद्र गुरुकुल व मठ होते थे। तक्षशिला, बनारस, उज्जैन उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। आगे हम बात करें भाई, थोड़ा सा रहता है हमारा कि आर्थिक जीवन कैसा था, तो जनता का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। सिंचाई की व्यवस्था थी। ये आहत सिक्के हैं। अनेक प्रकार के अन्न, फल, सब्जियां उत्पन्न होती थी। कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, लकड़ी, इन सब के उद्योग उन्नत थे। और सिक्कों का प्रचलन जो है वो अनेक देशों से व्यापार से होता था। धार्मिक जीवन कैसा था? मौर्य काल में वैदिक, भौतिक, बौद्ध, जैन, बौद्ध और जैन का हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ अभी। आजीविक मत और संप्रदाय प्रमुख थे क्योंकि वो उसको मानते थे। बुद्ध को देवता मानकर उनके अवशेषों और प्रतीकों की पूजा की जाने लगी थी। अब आगे है अभी माइंड मैप, जो हम हर लेसन में करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने पूरा लेसन अगर आपको समझ नहीं आता, अगर आप इतना टाइम नहीं है, तो अगर आप माइंड मैप भी करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये 50% तो यहीं से कवर हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ है तो ये याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम पूरा लेसन पढ़ते हैं तो वो एक एज ए स्टोरी हमें जल्दी समझ आता है, यानी कि काफ़ी टाइम तक वो रहता है। प्रमुख मौर्य शासक कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, प्रियदर्शी। ये प्रमुख जो थे महान शासक जो थे वो ये थे। तो सबसे पहले 326 ईस्वी में सिकंदर का भारत पर आक्रमण, वहां से वापस भी लौट गया था वो। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की भारत से वापसी हो गई थी क्योंकि पोरस नाम का राजा था, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसकी सेना ने इनके छक्के छुड़ा दिए। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी उत्तर यानी कि पंजाब और सिंध पर विजय हासिल की। पहले तो वो हार गए थे ना। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से युद्ध हुआ। और 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। 298 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई।
और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और फिर कलिंग विजय प्राप्त की इन्होंने 261 ईसा पूर्व में, और 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया भाई। तो ये था हमारा लेसन, और कुछ छोटा सा काम आपके लिए है। तो ये क्वेश्चंस है, कुछ आपने करने हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इनके आपने आंसर जरूर देने हैं भाई, आप ये देख सकते हैं। तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट, और आगे जो हमारा 7वां चैप्टर है वो हम नेक्स्ट कल करेंगे या परसों करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनकी विदेशियों का आक्रमण, क्योंकि इस टाइम विदेशियों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। तो उनका आक्रमण और भारतीय संस्कृति में कैसे उनका समावेश हुआ, उनके बारे में हम जानेंगे। इनके इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, हुन, इन सब का आक्रमण हुआ और कैसे इनकी स्टोरी है, तो वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। क्लास को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ज़रूरी नहीं आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तभी आप ये क्लास लोगे। अगर आप एसटेट की कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है एसटेट की, रीट की, या फिर यूपीएससी की, आईएएस की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बने रहिएगा, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ।